ગેસ્ટ જે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે સુંદરમ म्यूचुअल फंडના एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी। सुनील जी, बहुत स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लंबे गैप के बाद हमारे पास अभी आए हैं। मुझे याद है आपके बेटे की शादी थी, तभी से आप हॉलिडे पे ही हैं जी। लेकिन उसमें वो दौरान वो मार्केट में तो बहुत सारा कुछ हो गया है। कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरे वो कि मार्केट को अभी जो सिचुएशन है आप कैसे देख रहे हैं? एक जो ट्रेंड अभी आपको आगे जाके कैसे लग रहा है? देखिए, अंडरलाइनिंग मोमेंटम स्ट्रांग है, मगर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो बाहर से आ रही है, यानी एफआईएस की जो एक प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, क्योंकि बाकी देश के कंपैरिजन में, चाहे वो एडवांस देश हो या चाइना हो, उसके माफिक इंडिया की ग्रोथ हटके से अलग तरीके से दिखती है। सेकंड, इंडिया का एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि हम वर्ल्ड में 2% से कम है हमारा एक्सपोर्ट शेयर, तो इंडिया का इकोनॉमी का उतना कपलिंग नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो वर्ल्ड में स्लो डाउन हो रहा है, फिर भी इंडिया थोड़ी बहुत प्रोटेक्टेड है। तो इंक्रीमेंटली एफआई फ्लोज इंडिया को फ्रॉम मार्च, मिडल ऑफ मार्च से जबरदस्त आ रहे हैं। मगर क्या है इश्यू कि बहुत मार्केट बढ़ गया, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े बढ़ गए हैं। एट द सेम टाइम अब क्या है कि यूएस में बहुत कंफ्यूजिंग डेटा आ रहा है। एक तरफ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इकोनॉमी के, मगर एट द सेम टाइम जो हार्ड लैंडिंग की सोच थी अभी सॉफ्ट लैंडिंग में वो बदल रही है। मगर फेड अभी भी अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग से हट नहीं रही है, तो वो कह रहे कि और भी रेट हाइक्स करेंगे। तो ये एक तरह के दबाव है। सेकंड, तेल का दाम जो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम 80% से ज्यादा अपना तेल इंपोर्ट करते हैं, वो भी एक 85 के लेवल पे अटक गई है, नीचे नहीं आ रही है। शायद फ्यूचर में स्लो डाउन चाइना में कंफर्म होगा तो तेल दाम गिर सकता है, मगर अब के लिए थोड़ी एक फर्मनेस दिख रही है ऑयल प्राइस में, तो वो इंडियन फिस्क के लिए, इंडियन इन्फ्लेशन के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। मगर डोमेस्टिकली भी देखें, ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, अभी तक की अर्निंग्स के सीजन के नंबर अच्छे हैं, मगर मॉनसून थोड़ा अभी वीक हो गया है। एक सेकंड, जहाँ पे भी मॉनसून स्ट्रांग है वो भी एक सही जगह पे नहीं हो रहा है, जहाँ पे हमें क्रॉप्स की सोइंग है उस जगह में चाहिए, थोड़ा एक रैंडम तरीके से गिर रहा है। तो इसके कारण लॉन्ग टर्म एवरेज से 4% नीचे है मॉनसून, और द सेम टाइम वेजिटेबल और कुछ कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन की प्रिंट ज्यादा आ रही है। तो मार्केट में ये भी डर है कि क्या आरबीआई रेट हाइक भी सोच सकता है, तो ये एक कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में थोड़े वक्त के लिए जब तक एफआईआई थोड़े सांस ले ले, उसने ऑलरेडी एक्सपोजर इंडिया को ज्यादा ले लिया है और अभी वेट एंड वॉच करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलिटिलिटी जारी रहेगी। बट एट द सेम टाइम मेरे को कोई लॉन्ग टर्म अंडरटोन ऑफ द इकोनॉमी या मार्केट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ये टाइम फॉर अक्यूमुलेशन है, सेलेक्टिव अक्यूमुलेशन। एब्सोल्युटली एक टाइम ऑफ अक्यूमुलेशन है और सिलेक्टिव स्टॉक्स पे हमें काम करना है। लेकिन सुनील जी, जो भी आपने रीजंस बताएं, मे बी अभी एफआईआईज थोड़ा देखेंगे कि कैसे चल रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी क्या है? क्योंकि वहाँ जो ग्लोबल मार्केट्स देखें उनसे तो अच्छे हमारे इंडियन मार्केट्स हैं, और इसीलिए आई थिंक कि जो वैल्यूएशन भी थोड़े हाई है और जो भी इनवर्ड आ रहे हैं फ्लोज, मैं ऑलवेज कहती हूँ कि गुड थिंग्स कम एट अ गुड प्राइस, और वैल्यूएशन हाई होंगे। तो आप क्या कैसे सिनेरियो देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ अगर देखें तो इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स हाई है, तो भी जो डिमांड है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स अभी जो बेसिक अपना फूड का जो इन्फ्लेशन बहुत है वो हम देख रहे हैं। आगे जाके जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू और एफआईआईज अट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आप कैसे सिनेरियो देखना चाहेंगे? क्योंकि अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक जाना है, मार्केट्स तक जाना है, तो इनका पार्टिसिपेशन तो ज़रूरी है। आपने सही कहा कि इंडिया जैसी मार्केट कहाँ मिलेगी उन्हें। हाँ, कोई, मैं कहूंगा कि ये टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंडिया। तो वैल्यूएशंस के कारण वो इंडिया के बारे में डरेंगे नहीं। दो वैल्यूएशन बढ़ चुकी है, अभी भी वो 2017 वाले हाइज या 21 तो अक्टूबर 2021 वाले हाइज में अभी पहुंची नहीं है। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कुछ रूम अभी भी बाकी है, और एफआईएस के फ्लोज आ सकते हैं। क्या कि शॉर्ट टर्म में ना मार्केट में एफआईएस ना सभी एक तरीके के नहीं होते हैं।
जो लॉन्ग टर्म एफआईएस होते हैं, जैसे पेंशन फंड होते हैं, इंश्योरेंस फंड होते हैं, सॉवरिन वेल्थ फंड होते हैं, वो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। उसका पैसा आ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली वो जो जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जिसको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो इंडिया से उनको जरूर हासिल होगी, माइनस अपना जो करेंसी का डिप्रिसिएशन। सो 6% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, 6% के आसपास इन्फ्लेशन, तो 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ उठा लीजिए, और उसमें 3-4% भी करेंसी का वीकनिंग हुआ, फिर भी 8-9% उनको इंडियन इकोनॉमी से मिलेगा पोस्ट इन्फ्लेशन का जो रिटर्न है, वो बाकी देश से कई गुना बेहतर है। तो लॉन्ग टर्म एफआईएस के लिए वो कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं इन द ग्रोथ सेक्टर्स। प्रॉब्लम ये आ रही है कि शॉर्ट टर्म में जो हेज फंड्स होते हैं ना, वो उधर बोरो करके यहाँ निवेश कर रहे हैं, तो बोरिंग कॉस्ट उधर बढ़ रही है। अगर फेड रेट हाइक कर रही है तो बोरिंग कॉस्ट एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ उनको शॉर्ट टर्म में 3-4 फैक्टर्स को वो मन में रख के इन्वेस्ट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन को छोड़िए, उनको ये है कि क्या तेल का दाम बढ़ेगा, दूसरी है क्या आरबीआई यहाँ रेट हाइक करेगी, और फेड है रेट हाइक करेगा तो आरबीआई ने नहीं किया तो क्या करेंसी में वीकनिंग आ सकती है। और चौथी चीज आप मत भूलिए कि वाइल हमारी डिमांड नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एक इलेक्शन का माहौल सामने है ना, बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस है, तो इलेक्शन के रिजल्ट भी उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए मायने रखते हैं कि कितनी हद तक एनडीए गवर्नमेंट की एक कॉन्फिडेंस कि अगले साल के इलेक्शन जीत पाएगी, ये मायना भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सब चीजें जब देखते हैं ना, तो थोड़ा वेट एंड वॉच भी करते हैं, और सही जगह सही टाइम पे वो निवेश करेंगे, तो वॉलिटिलिटी इसके कारण आएगा। एट द सेम टाइम आप ये सोचिए कि एक शॉर्ट टर्म हेज फंड ने 1 साल पहले पैसा डाला होता या 2 साल पहले डाला होता, तो उनको भरपूर लाभ हुआ है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी वो करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए। तो शॉर्ट टर्म फ्लोस में उतार चढ़ाव होता ही रहेगा और उसके कारण वॉलिटिलिटी आएगी। तो लॉन्ग टर्म निवेशक, चाहे वो एफआई के लॉन्ग टर्म हो या डोमेस्टिक के लॉन्ग टर्म, वो तो ऐसी वॉलिटिलिटी का फायदा उठाकर कंटिन्यूसली खरीदारी करेंगे, तो वो एक सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। मैं ज्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूं मार्केट में, मगर उतार चढ़ाव होगी, वही वॉलिटिलिटी होती है, मगर एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड देखने में ये शॉर्ट टर्म का क्लैरिटी जरूरी है। लेकिन आपने कहा कि ये फेज़ का भी हमको एडवांटेज लेना चाहिए और क्यों नहीं, तो अक्यूमुलेशन जो फेज़ अपना है अभी, कौन से एरियाज के तरफ आप देखोगे, सेक्टर स्पेसिफिक और अभी स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ा रहना पड़ेगा, सो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर्स में रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी में सिचुएशन अनक्लियर है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमी के सेक्टर से थोड़ा दूर रहेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे आईटी बनता है, टू सम एक्सटेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा बनता है, फिर ग्लोबल सिक्लिकल जैसे मेटल्स बनते हैं। ये तीनों अगर हम थोड़े सावधानी से रहे उन सेक्टर से, तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो भी सेक्टर ले, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ले, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ले लीजिए, या फिर आपको ना कैपिटल गुड साइकिल के संबंधित जो भी है, जैसे सीमेंट है, इंडस्ट्रियल्स है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स है, ऐसी जगह में, और डिस्क्रिशनरी के अंदर भी एक तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, मगर उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी है, और अब उसके अलावा हाउसिंग रिलेटेड रियल एस्टेट भी है। तो इन सब में हम डोमेस्टिक फोकस रखेंगे, वहां पे उतना दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रांग है और इन्हीं सेक्टर्स पे उनके नंबर्स उम्मीद से बेहतर आएंगे। देखिए, मार्केट में क्या है कि इंडिया का स्टोरी अच्छा है, ये सबको पता है, तो सम एक्सटेंट हर सेक्टर में जो फ्यूचर ऑप्टिमिज्म है वो उसको आज मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर रही है, ये याद रखने की जरूरत है। तो जो सेक्टर फ्यूचर की अर्निंग्स मार्केट की उम्मीद से बेहतर डिलीवर करेंगे, वहीं पे आपको वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल अप्रिसिएशन बनेगी जबरदस्त। तो इन सब चीजों में आपको वो भी ढूंढना होगा कि कहाँ पे मार्केट ने क्लियरिटी से, और कहाँ है वो डीप सिक्लिकल जो कहते हैं। डीप सिक्लिकल माने बहुत गिरावट होती है और फिर बहुत उतार चढ़ाव, बहुत चढ़ाव भी होती है। तो उस चढ़ाव जो होता है ना, एक वी शेप जो अर्निंग्स की ग्रोथ होती है, मार्केट उतना नहीं प्रेडिक्ट करते। ऑलवेज मार्केट को एक वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत 15%, 20%, बट सिक्लिकल सेक्टर्स में आपको 40-50% भी एक अपटिक आ सकती है। तो मार्केट को अगर वो समझ अभी नहीं है, मगर एक्चुअल हम रिसर्च और एनालिसिस से ऐसे कंपनियां और ऐसे सेक्टर को हम चुन सकते हैं, वहीं पे प्रॉफिट
बनेगा। तो एक ओवरऑल डोमेस्टिक फोकस रखेंगे हम और उसके अंदर डिवर्सिफाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो दूसरा जो स्पेस है जो बजिंग रहा है और एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है और जो पिछले साल नहीं चला है, वो है ब्रॉडर मार्केट स्पेस। आप यहाँ के कैसे निवेश करने की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक रूम है आगे बढ़ने के लिए, कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा मार्केट स्पेस में मैं कहूंगा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ध्यान देना चाहिए। अभी स्मॉल कैप में भयंकर रैली हुई है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है कि क्या ये स्टॉक्स के इतने हाई वैल्यूएशन में जस्टिफाइड है। मगर मैं यही सोच दिलवाऊंगा कि स्मॉल कैप स्पेस, क्योंकि लार्ज कैप मानते हैं टॉप 100 स्टॉक्स और बीएसई 500 में उसके अलावा 400 स्टॉक्स है, और सब स्टॉक्स इंडेक्स में नहीं आते हैं। तो खाली इंडेक्स इन्वेस्टिंग से आपको वो नहीं बनेगा, क्योंकि इंडेक्स के बाहर भी स्टॉक्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा डोमेस्टिक ओरिएंटेड होते हैं, और यही सेक्टर्स में हम अच्छे स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स को ढूंढेंगे, तो वहीं पे तो मिड एंड स्मॉल कैप का ऊपर फोकस मैं का जारी रखने की सलाह दूंगा। और उसमें क्या है कि आपको याद रखने की जरूरत है कि स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल होता है मिड कैप से, तो थोड़ा आप उतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप मिड कैप स्पेस में ही रहिए। और क्योंकि हर मिड कैप फंड में थोड़ा बहुत स्मॉल कैप स्टॉक्स भी लेते हैं, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आपको थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा स्मॉल कैप और बल्क मिड कैप में जो निवेश मिलेंगे, वही है मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होगी। तो मैं वही कहूंगा, आप एक मिड एंड स्मॉल कैप फोकस रखिए उसी चीज पर। मिड और स्मॉल कैप फोकस रखना चाहिए। जब भी आपने ऑफ कोर्स मिड एंड स्मॉल कैप में आपने कहा, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो लिक्विडिटी तो यहाँ प्रॉब्लम है नहीं। सारा अपना काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड थ्रू भी हो रहा है। कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड्स की तरफ आप देख रहे हैं अभी? वो क्या है कि मार्केट की डेटा देंगे तो स्मॉल कैप में सबसे जबरदस्त जी। ग्रोथ है। और एसआईपी में भी ये देखिए अभी 15,000 करोड़ का लेवल पार कर गया हर मंथली एसआईपी बुक, तो वहां पे भी ज्यादा स्मॉल कैप का ही दुख दिख रहा है। तो लोग निवेश ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे रिटर्न अच्छा बना वहीं पे पैसा डालते हैं। ये एक नेचुरल इन्वेस्टर का सोच होता है, जो हम अखबारों में अपने एडवर्टाइजमेंट थ्रू कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस से डिपेंड करके मत निवेश कीजिए। फिर भी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, क्योंकि स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न बना है, अभी और भी पैसा उसी में आ रहा है। मैं ये सलाह दूंगा कि स्मॉल कैप में खाली निवेश करने के बदले में आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड चूज करेंगे, तो उसमें आपको तीनों लार्ज मिड और स्मॉल तीनों का बेनिफिट मिल सकता है। और जो कितना कौन से में डालना चाहिए, कितना लार्ज कितना मिड स्मॉल, वो फंड मैनेजर के हाथ में है, जो एक डिवर्सिफिकेशन के तौर पर और अपनी एक्सपर्ट रिसर्च के तौर पर वो अच्छी स्टॉक्स को चुन सकता है और कॉम्पोजिशन को भी चुन सकता है। तो मैं कहूँ मल्टी कैप अगर आकर के, क्यों मैं कह रहा हूँ कि लार्ज कैप को भी हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप क्षेत्र में भी आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कुछ कंपनियां हैं, आपको अपना इंडस्ट्रियल्स में कुछ कंपनियां हैं। और जब एफआईआईज को एक क्लैरिटी मिल जाता है, ये शॉर्ट टर्म के बाद थोड़ी इंडिया की क्लैरिटी आ जाए, तो फिर एफआईआईज की वापसी आके लार्ज कैप को उठाएंगी ना। तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि लार्ज कैप को इग्नोर करो, नो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसे क्षेत्र में आपको तीनों के जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करके आपको फायदा मिल सकता है और डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं वही कहूंगा कि मल्टी कैप को चुनिए आप। एब्सोल्युटली, तो मल्टी कैप की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि अभी इलेक्शंस होंगे मंथ ऑफ मई के आसपास। वो पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम देखें तो पीएसई और पीएसयू बैंक्स में तो ऑफ कोर्स हम देख ही रहे अब मूवमेंट। पीएसई सेक्टर भी एक अच्छा कामकाज कर रहा है। वो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हमें? देखिए, मैं पीएससी को एक सिंगल सेक्टर नहीं मानता हूँ। मैं हर कंपनी, पीएससी के अंदर मेटल्स में कंपनियां हैं, डिफेंस में कंपनियां हैं, इंफ्रा में कंपनियां हैं, तो हर तरह की सेक्टर में पीएससी कंपनी शामिल है। तो क्या है कि पीएससी में दिलचस्पी इतनी आई क्योंकि हिस्टोरिकली उनकी वैल्यूएशन, चाहे वो पी रेशियो ले लीजिए या प्राइस टू बुक लीजिए, ऑलवेज
प्राइवेट सेक्टर के डिस्काउंट में चल रहे थे, इसलिए लोगों को लगा कि बहुत सस्ते में मिल रहा है। और जो रैली हुई है, जो वैल्यू का रैली बढ़ रहे थे, क्योंकि वो लो पी स्टॉक्स थे। अब ये रैली काफी हद तक बढ़ गई है, तो ये कंपनियों की भी थोड़े बहुत गैप नैरो हो गया है। तो मैं कहूंगा कि आपको सेक्टर को ट्रैक करके फिर पीएससी को चुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आपको पीएससी को चुनना चाहिए। अभी बैंकिंग में भी सही सेम चीज ये है कि बैंकिंग में भी प्राइस टू बुक रेशो इस्तेमाल होता है, और वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का बहुत फासला होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्राइस टू बुक द ट्रेड। तो बहुत गैप है जो कवर हो सकता है। मगर पीएसयू बैंक्स में, बैंकिंग सेक्टर में आप ये याद रखिए कि पीएसयू बैंक ज्यादातर कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं, whereas प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादातर रिटेल। ऐसा नहीं कि कोई 100% रिटेल 100% कॉर्पोरेट। मगर पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि बहुत सालों से वो है, अपने लीडिंग कॉर्पोरेट्स को पैसा दे रहे हैं, एक जानकारी भी उनके पास है। तो कॉर्पोरेट लेंडिंग का वक्त आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कैपेक्स साइकिल बढ़ेगी ना, तो आपको टिपिकली हर प्रोजेक्ट पे 70-30 का रेशियो बनता है। 30% प्रोमोटर अपना इक्विटी डालता है और 70% बैंक से ही उसे लोन लेना पड़ता है। तो जैसे कैपेक्स साइकिल, क्योंकि अभी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 76-77% की ओर आ गई है, तो जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो 2-3 साल के बाद एक शॉर्टेज बन सकती है। इसलिए अभी कैपेक्स की एक रिवाइवल दिख रही है, क्योंकि 3 साल के बाद अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आज ही आप कैपेसिटी की कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो 3 साल के बाद आपको फैक्ट्री रेडी रहेगी ना। तो अगले साल 1.5 साल में आप देखेंगे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बढ़ने के कारण प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स बढ़ेगी, तो बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ होगा उसको फंड करने में, लेंड करने में। क्योंकि इंडिया की डेट कैपिटल मार्केट्स अभी इतनी नहीं बड़ी है कि बारिंग द टॉप ट्रिपल ए कॉर्पोरेट्स बाकी एक्सेस नहीं कर पाते हैं डेट कैपिटल मार्केट्स को। तो इसलिए बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कॉर्पोरेट बैंक, और वहीं पे पीएसयू बैंक्स का हाथ होता है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा बैलेंस होता है, क्योंकि उनकी नेटवर्क बहुत रूरल इंडिया में, जैसे कहते हैं भारत, जी। उस उनकी जो है, तो वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये एक रीजन है कि पीएसयू बैंक्स में एक रिवाइवल। तो वहीं पे भी अच्छी क्वालिटी पीएसयू बैंक्स में अभी भी मेरे को दिख रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गिने चुने पीएसयू बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव होने के कारण हो सकता है। वैसे बाकी पीएससी में भी मैं सेक्टर को पहले देखकर उसके बाद उसमें वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, वो डिसीजन मैं बाद में लूंगा। तो वहीं पे भी आपको मिल सकते हैं अच्छे पीएससी, ऐसी नहीं है। सही बात है। तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी रखनी होगी और हमें चूज़ एंड पिक करके आगे बढ़ना होगा। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।